Scalar and vector line integrals. Let P, X, Y, Z be any point on a curve C. R equal to Xi plus Yj plus Zk be the position vector of the point P. Phi equal to phi xyz be a continuous scalar point function, and f equal to fxyz equal to f1i plus f2j plus f3k be a continuous vector point function. Then integral c phi dr इक्वल टू इंटीग्रल सी फाई जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है और डी आर जो है इस आर का डिफरेंशियल डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के यहाँ पे रख लिया. दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल. ये इंटीग्रल सी फाई का जो है ये लाइन इंटीग्रल कहलाता है ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एलोंग द कर्व सी. एंड इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल टू इंटीग्रल सी इसी कर्व सी के अलोंग ये जो है वेक्टर एफ का ये इंटीग्रल एफ डॉट डी आर ये एफ वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में ये लिख लिया f1i प्लस f2j प्लस f3k और डी आर अभी जो मैंने बताया था dxi ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं ये f डॉट डी आर इस ये f और ये डी आर यहाँ पे देखिए इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट i1 एंड i डॉट j इक्वल टू 0 एटसेट्रा तो हो जाएगा f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz. ये रख दिया यहाँ पर f डॉट डी आर की वैल्यू अलग अलग रख के देख लेना. ये जो है कर्व सी के अलोंग ये लाइन इंटीग्रल है वेक्टर f का. सो दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन f अलोंग द कर्व c. यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इफ दिस वेक्टर f बी द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल moving on the curve C, then the line integral CF dot dr gives the work done by the force F in displacing the particle along the curve C. ये फोर्स F के द्वारा कर्व C पर किसी पार्टिकल को चलाने के लिए ये जो है वर्क डन हो गया. इंटीग्रल CF डॉट dr ये वर्क डन हो जाता है. ठीक है, इसको अगर हम W से डिनोट कर दें इफ द वर्क डन से W है ना, तो दिस वर्क डन W ये जो लाइन इंटीग्रल है इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. कर्व C पर ही हमने ये इस तरह से ये पॉइंट ले लिया हमने, यहां पे ऐसा ले लूं. If this work done W in moving a particle from point A to point B depends only on the initial and terminal points A and B, है ना. ये कर्व C पे ही ये हमने ले लिया, यहाँ पर ये पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B. ठीक है, इसी को कह सकते हैं कि यही C है. तो इसमें पॉइंट A से पॉइंट B तक जो है एक पार्टिकल को मूव किया फोर्स F के द्वारा, तो जो वर्क डन W हुआ है तो ये पॉइंट A और B पे ही डिपेंड कर रहा है और इस पाथ C पे ये डिपेंड नहीं कर रहा. भले ही हम इस पाथ से पार्टिकल को यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B पे ले जाएं या हम ऐसे ले जाएं या किसी और तरीके से ले जाएं, कैसे भी ले जाएं, तो पहले यहाँ पे जो पोटेंशियल था और अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस ही यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा और ये कंजर्वेटिव होगा इस केस में. ठीक है, ये जो है यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि ए और बी डिपेंड कर रहा है एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड टू रीचिंग बी फ्रॉम ए. ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो पाथ है उस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ ये है या कोई है. देन द फील्ड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड ए कंजर्वेटिव फील्ड. इन सच ए केस कर्ल एफ इक्वल टू 0 एंड दिस वेक्टर एफ इक्वल टू ग्रेड फाई. तो यहाँ पर इसको ये कंजर्वेटिव के साथ साथ इसको इरोटेशनल भी कहते हैं, पोटेंशियल काइंड का भी कहते हैं, और यहाँ पर एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है जिसको हम फाई से डिनोट कर सकते हैं इस तरह से कि ये फोर्स एफ इक्वल टू ग्रेड फाई. और ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में ये बात आ रही है और वैसे तो ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुके हैं, वही है. ठीक है, तो यहाँ पर ये फाई जो है उसके बारे में लिख रहे हैं, वेयर फाई
is a function of xyz, be a differentiable scalar point function and is called a scalar potential function of this vector f. Then we have w equal to, यही जो हमने बताया है वर्क डन इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, w इक्वल टू ये जो है, ठीक है। तो इसमें f की जगह पे हमने रख दिया ये ग्रेड फाई, f की जगह पे रख दिया और डॉट डी आर ये लिखा हुआ है यही। सो दिस इक्वल टू, ये c को ले लिया हमने पॉइंट a से b तक, ये ले लिया हमने, ठीक है। और ये ग्रेड फाई को खोल कर रख दिया आई डेल फाई और डेल एक्स प्लस जे डेल फाई और डेल वाई प्लस के डेल फाई और डेल जेड, और ये डॉट डी आर हो गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब यहाँ पर आई डॉट आई इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इक्वल टू 0 एटसेट्रा, तो ये हो गया डेल फाई और डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई और डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई और डेल जेड इंटू डी जेड, ये हो गया। और ये हम जानते हैं कि ये है फाई का डिफरेंशियल, ये जो फाई यहाँ पर लिखा हुआ है इस फाई का जो टोटल डिफरेंशियल होगा जो है डी फाई इक्वल टू ये इतना ही तो होगा, तो इसकी जगह पे हमने ये डी फाई रख दिया। बाकी ये इंटीग्रल ए टू बी और ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिस इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी और ये डी फाई। अब इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशियल हट गया, केवल ये फाई बचा। फाई मींस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जो आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया इसका और इसकी लिमिट लगा दी हमने ए टू बी। तो इस फाई की वैल्यू पॉइंट बी पर, ये अपर लिमिट से, दिस इक्वल टू फाई की वैल्यू पॉइंट बी पर माइनस लोअर लिमिट लगाई इस फाई की वैल्यू पॉइंट ए पर, तो इस तरह से ये हो जाता है। इसी में हम एक बात ये और कह दें कि अगर ये पॉइंट बी यहीं पे आ जाए इसी जगह पे, ठीक है, पॉइंट ए और बी सेम हो जाएंगे, तो फिर यहां पर ये सेम क्वांटिटी हो जाएगी और ये वर्क डन 0 आ जाएगा। भले किसी भी पाथ से घूम करके हम वापस उसी सेम पॉइंट पे आ जाएंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ये चीज भी इसका हम पर्टिकुलरली समझ सकते हैं। अब इस पर हम एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ए वेक्टर फील्ड is given by f equal to sin yi plus x 1 plus cos yj. Evaluate integral cf dot dr over a circular path given by x square plus y square equal to a square comma z equal to 0. यानी कि z equal to 0 प्लेन में, यानी कि xy प्लेन में ये सर्किल हमें दिया हुआ है, तो ये पाथ c हो गया। ये जो c जो कर्व है वो ये सर्किल हो गई और ये इसमें f वेक्टर ये है हमारे पास में, तो हमें इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। इसी को जो है वर्क डन भी कह सकते थे। चलिए खैर, तो सॉल्यूशन में फॉर गिवन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमा जेड इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है, वी कैन टेक पैरामीट्रिक इक्वेशंस एज दिस। ये जो है हम एक पैरामीटर अपनी तरफ से यहाँ पे थीटा ले रहे हैं और एक्स वाई जेड यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तीनों की वैल्यू जो है थीटा के टर्म्स में लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर अगर x इक्वल टू ए कॉस थीटा y इक्वल टू ए साइन थीटा रख लें तो इससे ये सेटिस्फाई हो रहा है और z इक्वल टू 0 तो यहाँ पे है ही। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम अपनी तरफ से लिए हुए पैरामीटर थीटा के टर्म्स में हम ले लें, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, और उसको यहाँ पे रख दें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये काम भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने थीटा लिया है वो इस सर्किल के लिए थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई, इससे ये पूरा सर्किल बन जाएगा। तो पैरामीटर थीटा की ये लिमिट आ गई 0 से लेकर 2 पाई। हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी, इनके डिफरेंशियल की, इनको डिफरेंशिएट कर दिया। x का डिफरेंशियल dx इक्वल टू a तो कांस्टेंट है यहाँ पर इस सर्किल की रेडियस, ठीक है। तो cos थीटा का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का हो गया ये डी थीटा। इसी तरह से dy इक्वल टू a कांस्टेंट साइन थीटा का cos थीटा इंटू डी थीटा और ये dz इक्वल टू 0 और थीटा की ये लिमिट 0 से 2 पाई रख दी। सो इंटीग्रल cf डॉट dr जो कि हमसे पूछा गया है, दिस लाइन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल c, इसमें ये f वेक्टर जो है ये इतना, यहां से ये वाला वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया, डॉट dr है dxi प्लस dyj प्लस dz के। अब i डॉट i इक्वल टू 1 एंड i डॉट j इक्वल टू 0 एटसेट्रा से जब हमने कर दिया तो हो गया साइन y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस y इंटू डी वाई, और ये इसके यहाँ पे k तो है ही नहीं, तो इस तरह से ये
जो है टर्म यहाँ पे dz वाला नहीं आएगा, क्योंकि i.k0 j.k0 वो तो सब जीरो में चला गया। तो अब जो बचा उसमें ये वैल्यू रख दें हम, ये सारी वैल्यू। इसमें जो है z तो फिर बचा ही नहीं लास्ट में, x और y की हम ये वैल्यू रख दें और dx और dy की ये वैल्यू रख दें। ठीक है, सो दिस इक्वल टू इंटीग्रल, ये साइन बाई की जगह रख दिया है यहाँ पे ये a साइन थीटा इंटू ये जो है dx ये रख दिया हमने माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा इधर लिखा हुआ है हमने, प्लस x की वैल्यू a 1 प्लस cos थीटा, सॉरी ये x की वैल्यू प्लस x की जगह ये a cos थीटा रख दिया इंटू ये ब्रैकेट 1 प्लस cos बाई की जगह रख दिया a साइन थीटा यहाँ पे इंटू ये dy, और dy की जगह ये है a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो वो दोनों टर्म्स में से डी थीटा यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो कांस्टेंट a है यहाँ पर, a के अलावा बाकी ये सारा हम देख रहे हैं थीटा का ये फंक्शन है और इसका थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है। तो करस्पॉन्डिंग लिमिट हमने यहाँ पर थीटा की लगा दी 0 से 2 पाई इस इंटीग्रेशन की लिमिट। अब इसमें पूरे में से कांस्टेंट a बाहर आ रहा है, यहां से देखिए ये कांस्टेंट a और यहां पर ये वाला कांस्टेंट a, इन दोनों टर्म्स में से कांस्टेंट a तो हमने बाहर ले लिया। सो दिस इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 to 2 पाई, बाकी का ये देखिए साइन a साइन थीटा इंटू इसमें है ये माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा। जब डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा करेंगे हम तो ये हो गया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, फिर प्लस अब इसको देखें हम, ये कॉस थीटा इंटू 1 इंटू ये कॉस थीटा, ये वाला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये a इंटू ए, ये वाला ए स्क्वायर हो गया, ये बाहर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो ये 1 इंटू वाला ये टर्म तो ये यहाँ पर आ गया है। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये वाला टर्म, ठीक है, इसमें से ए तो हम बाहर ले ही गए थे, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू ये है हमारा कॉस ए साइन थीटा। ठीक है, ये वाला जो टर्म है इसमें इंटू ये ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो इसको देखिए आप, ये कॉस थीटा तो यहां पे लिख लिया। ठीक है, और ये जो है डिफरेंशियल ऑफ साइन ए साइन थीटा, तो इसको जो है हम डिफरेंशिएट करें तो साइन का डिफरेंशियल हो गया ये कॉस, ये देखो साइन ए साइन थीटा का हो गया ये कॉस ए साइन थीटा, और फिर इस ए साइन थीटा का किया तो ये हो गया ए कॉस थीटा, और थीटा का किया तो डी थीटा, इस तरह से ये बन रहा है। तो इसको हम खोलेंगे तो इससे यही चीज आएगी, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब यहां से अगली लाइन जो हम लिखेंगे दिस इक्वल टू ए इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और ये जो है यहां से लेकर यहां तक, इसमें हम देख रहे हैं ये फर्स्ट फंक्शन साइन ए साइन थीटा इंटू सेकंड का डिफरेंशियल कॉस थीटा का, प्लस ये कॉस थीटा सेम सेकंड जो है, और ये डिफरेंशियल इसका फर्स्ट का, ये लिखा होगा फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। तो अगली लाइन में लिखा जाएगा डिफरेंशियल ऑफ दिस इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमें इनके अब इंटीग्रेशन करने, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 2 थीटा के टर्म्स में हम रख लेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 यहाँ पे रख लेंगे, और ये मैं आपको अगले पेज पे दिखा रहा हूं। सो दिस इक्वल टू इतना ही मैंने समझाई दिया है, यहाँ पर आ गया डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड हो गया, प्लस ए स्क्वायर और वो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये आ गया। ठीक है, अब दिस इक्वल टू ए, ये इंटीग्रल से ये डिफरेंशियल हट गया, यहाँ पे ये इतना बचा, और ये लिमिट 0 से 2 पाई हमने लगा दी, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉन्स्टेंट ये, और इसका इंटीग्रल 1 का हो गया थीटा के रेस्पेक्ट थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2, और ये लिमिट 0 से 2 पाई हमने लगा दी। सो दिस इक्वल टू, यहाँ पे थीटा की जगह अपर लिमिट हमने 2 पाई लगा दी, जहां भी थीटा है, माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह हमने 0 रख दिया, प्लस इसी तरह से इसमें भी थीटा की जगह अपर लिमिट 2 पाई रख दी, माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट 0 यहाँ पे ब्रैकेट में ये हमने रख दी, और इसको
सिंप्लीफाई करके, हम जानते हैं cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, sin 2 पाई की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। इस तरह से ये सारा सिंप्लीफाई करके इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई a स्क्वायर पाई। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल 2, फाइंड द कांस्टेंट लैम्डा सो दैट f is a conservative vector field where f equal to lambda xy minus z cube I plus lambda minus 2x square j plus 1 minus lambda x z square k. Find the work done in moving a particle from 1 2 minus 3 to 1 minus 4 2। तो ये f को कंजर्वेटिव जब हम करेंगे तो इसका कर्ल इक्वल टू 0 करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उससे वर्क डन के लिए लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए इंटीग्रल से ये इसको हम कर सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ। नाउ स्केलर एंड वेक्टर सरफेस इंटीग्रल्स, लेट p x y z be any point on a surface S given by f x y z इक्वल टू 0। सरफेस एस हो गया ये फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, डी एस बी एन एलिमेंट्री सरफेस ऑफ द सरफेस एस। इस एस पर छोटी सी सरफेस का पार्ट ये डी एस हो गया। कंटेनिंग पॉइंट पी पर ही ये एलिमेंट डी एस हमने ले लिया है। और ये एन कैप बी आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस एट पॉइंट पी सो दैट एन कैप इक्वल टू ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड एफ का मॉड, ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। और डी एस वेक्टर बी एन एलिमेंट्री सरफेस वेक्टर ऑफ द सरफेस एस सच दैट डी एस इक्वल टू एन डी एस, जो डी एस जो स्केलर जो है सरफेस का ये पार्ट, इसमें एन कैप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर बन गया। और फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड भी एक कंटिन्यूअस स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड एफ इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के भी एक कंटिन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देन इंटीग्रल एस फाई डी एस इक्वल टू इंटीग्रल एस फाई जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है और ये डी एस हो गया एन कैप डी एस। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई ओवर द सरफेस एस। एंड इंटीग्रल एस एफ डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस, है ना, ये ds की जगह पे हुई nds रख दिया। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन f ओवर द सरफेस s एंड इज कॉल्ड फ्लक्स ऑफ f अक्रॉस द सरफेस s। तो ये दोनों सरफेस इंटीग्रल कहलाते हैं, ये स्केलर का और ये वेक्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इफ एन कैप मेक्स एंगल्स alpha, beta and gamma with the coordinate axis x, y and z respectively, then n cap equal to I cos alpha plus j cos beta plus k cos gamma, and the projection of ds on xy plane is dx dy equal to ds cos gamma equal to ds n cap dot k। तो ये हम जानते हैं यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंगल से ये कि जो कोसाइन है वो डायरेक्शन कोसाइंस हो गई ये। और ये ds का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ds cos गामा हो गया। और ये ds तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो n कैप है इसका डॉट प्रोडक्ट हम करें k में, तो ये n डॉट k जो है ये आ जाएगा cos गामा। तो cos गामा की जगह हमने ये रख दिया। तो इस तरह से अब इसमें हम करें, सो ds इक्वल टू इतने से डिवाइड करते हुए ds इक्वल टू ये बन गया dx dy अपॉन n डॉट के। और सिमिलरली यहां पे हम कर दें ds इक्वल टू, अब जैसे यहां पे ये एक्स वाई है इसी तरह से ये वाई जेड ले लिए और जेड एक्स ले लिए। और यहाँ पे एन कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट, इसमें ये के का है, जब यहाँ पे एक्स वाई है तो तीसरा ये के आ रहा है। और यहाँ पे जब वाई जेड है और बीच पहला एक्स नहीं है तो ये आई आ गया, और यहाँ पे जेड एक्स है तो ये बीच में जो बाई नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जे आ गया। सो दस वी हैव ये लाइन इंटीग्रल सी एफ डॉट डी एस इक्वल टू इन इंटीग्रल, ये तो ये लिखा ही हुआ है, ये वाली जो लिखी हुई है ये लाइन हमने यहाँ पे उतार दी। ये लाइन ये जो है सरफेस इंटीग्रल है ना, सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट डी एस इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये। अब इसमें हम डी एस की ये तीनों वैल्यू रख देंगे, पहले ये फिर ये फिर ये तीनों वैल्यू यहाँ पर लिख करके जो हो गया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर ये ds की ये तीनों वैल्यू इसमें रख करके ये इतना ये आ गया है।
ठीक है, ये ds की जगह एक बार ये रखा, सो दिस इक्वल टू ये इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, ये यहाँ पे हमने ये रख लिए हैं। और ये क्योंकि प्रोजेक्शन लिए थे ना ये एस के, ये जो है एक्स वाई प्लेन में, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ये आर एक्स आर वाई एंड आर जेड बी द प्रोजेक्शंस ऑफ द सरफेस एस ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। अब इस पे हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द वाटर थ्रू द पैराबोलिक सिलेंडर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन द प्लेन्स x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 z इक्वल टू 2 if the velocity vector is a इक्वल टू yi प्लस 2j प्लस xz k मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पे दे दी, इसकी करस्पॉन्डिंग हम आगे यूनिट लिख सकते हैं। सॉल्यूशन, गिवन सरफेस जो कि पैराबोलिक सिलेंडर है इज, उसको हमने एस मान लिया, जिसका कि ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हम मान लें एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस इज एन कैप इक्वल टू ग्रेड एफ अपॉन इट्स मॉड। ये जो होता है, तो इस एफ का ग्रेड ये हमने रख लिया, ये डेल एफ और डेल एक्स 2x आई माइनस इसका बाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल ये -1 जे और जेड के रेस्पेक्ट हो गया 0 के अपॉन इस वेक्टर का मॉड हमने लिख दिया। तो ये जो है इनके आई जे के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का जो है सम यहाँ पे अंडर रूट में ये आ जाता है, ये आ गया। गिवन वेलोसिटी वेक्टर इज ए इक्वल टू इतना, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। सो रिक्वायर्ड फ्लक्स ऑफ द वाटर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस ए डॉट एन डी एस, ये होता है। सो दिस इक्वल टू यहाँ पर ये ए है डॉट एन कैप, और ये डी एस की जगह हमने ये वाला ले लिया डी एक्स डी जेड अपॉन एन डॉट जे, जो कि हमने ऊपर बताया है, इसमें ये वाला ले लिया डी एक्स डी जेड वाला, ये वाला ले लिया इसमें। ठीक है, और क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे, तो ये ds की फॉर्म में तो ये केवल एक लिखा हुआ है, और जब ये dx dz 2 आ गए तो यहाँ पर ये डबल इंटीग्रल हमने इस तरह से रख दिया, और ये ओवर रीजन r। ठीक है, जो यहाँ पे भी रीजन ये rx आ गया, ये वाला लिया, तो इसको हमने ये r लिख दिया। सो दिस इक्वल टू ये डबल इंटीग्रल ये a डॉट एन कैप, ये जो a वेक्टर है इसका इस n कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो i डॉट i 1, तो ये हो गया y इंटू 2x। ठीक है, पहले तो ये हमने रख दिए, ये ए वेक्टर यहाँ पे ये रख दिया है डॉट एन कैप, ये एन कैप इक्वल टू ये इतना यहाँ पे रख दिया, और ये डी एक्स डी जेड अपॉन ये एन कैप जो है ये हमने ये रख दिया यहाँ पे, ये एन कैप ये इसको यहाँ से देख सकते हैं, और ये डॉट जे यहाँ पे रख दिया। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, और ये जो है पूरा जब एक्स वाई में हो गया तो एक्स वाई की हम यहाँ पे लिमिट देख लें, एक्स की लिमिट 0 से 3 है, ठीक है, और z की लिमिट है 0 से 2। ये x और z की यहाँ पे लिमिट दे रखी है, इसीलिए x और z वाला ले लिया है। ठीक है, x और z है यहाँ पे, इसलिए ये वाला हमने यहाँ पर चूज किया है। तो अब देखिए ये हमारा डबल इंटीग्रल, ये लिमिट लगी हुई है x और z की, x और z के रेस्पेक्ट इसका ये डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है। ये हमने अभी तो ऐसे ही लिख लिया है, और ये डॉट ये इतना लिख लिया। पहले इसमें ये किया है कि ये i डॉट जे 0 और ये j डॉट जे 1, जे डॉट जे 1, तो इसमें ये जो हो गया, इसमें जे डॉट जे जो 1 हुआ, तो ये -1, ये -1 का मॉड तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और अपॉन अंडर रूट इतना इससे कैंसिल हो गया, बाकी का सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब ये -1 का मॉड तो 1 हो गया, ये तो खत्म, बाकी dx dz ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ये लिखा हुआ है, और ये सब बाकी सब ऐसे लिखे हुए हैं। अब इनको आप देख लीजिए, ये i डॉट i 1 और i डॉट जे 0 एटसेट्रा, तो ये y इंटू 2x, और ये बाकी का फिर ये इसमें देख लें हम j डॉट जे 1, तो ये -2, बाकी सारे 0 हो गए, dx dz लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट लिमिट्स हैं, और हम अपने तरीके से इसको ये कर लें, ये सब है यहाँ पर। अच्छा, अब ये x और z के रेस्पेक्ट इंटीग्रल है, तो इसमें जो y आ रहा है, y की वैल्यू इन्हीं x और z के टर्म्स में हमें रखनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास में इक्वेशन जो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे रख दिया, y की जगह एक्स स्क्वायर
और बाकी सब यहाँ पे ज्यों का त्यों ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहले हमने यहाँ पर ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट कर दिया। ये है हमारा 2x की पावर 3 है, तो इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 हो गया, माइनस 2x हो गया, और ये x की लिमिट 0 से 3 लगा दी, और z के रेस्पेक्ट अभी बचा हुआ है। तो इसमें पहले अपर लिमिट x की जगह 3 हमने रख दिया पूरे में, ये माइनस लोअर लिमिट x की 0 करने से ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आ गई। अब इसका जो है ये इस कांस्टेंट को तो हम ये बाहर ले आए, और ये इंटीग्रल dz बचा केवल। तो इंटीग्रल dz केवल ये z हो गया, और ये z की लिमिट 0 से 2 यहाँ पे हमने लगा दी, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 69 आ गया। क्योंकि यूनिट दे रखी थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम रखते हैं इसकी यूनिट, ये जो रिक्वायर्ड फ्लक्स ऑफ द वाटर, ठीक है, ये रिक्वायर्ड फ्लक्स ऑफ द वाटर जो कि पूछा गया था, दिस इक्वल टू 69 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन x plus 2y plus 2z equal to 12 cut off by planes x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1, y equal to 1. Solution, given surface plane is s, fx y z equal to, इस सबको एक तरफ ले गए, -12 इक्वल टू 0, इसको हमने fx y z मान लिया, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस s इज n कैप इक्वल टू ग्रेड f अपॉन ग्रेड f का मॉड, जैसे एग्जांपल 1 में हमने निकाला है, इसी तरह से ये निकाल के रख लिया। सो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू ये एलिमेंट्री एरिया तो ds है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया पूरी सरफेस s के लिए, तो ये बन गया, और फिर ds का ये हमने एक्स वाई में रख लिया, ये क्योंकि एक्स वाई में करना है, यहाँ पे ये एक्स वाई की लिमिट दे रखी है ना, इसलिए एक्स वाई में ले आए। ठीक है, ये वाला ही हमने रख लिया, जैसे एग्जाम्पल 1 में किया था उसी तरह से, और ये n डॉट के ये सारी वैल्यू ये रख के, और इसमें ये लिमिट लगा ली, x की वैल्यू 0 टू, x की लिमिट 0 से 1 और y की लिमिट 0 से 1, x और y की लिमिट लगा दी, ये सारा ये सिंप्लीफाई करके x और y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके इनकी हमने लिमिट लगा दी, तो ये कैलकुलेट करके इसका आंसर हमको ये 3/2 मिल गया। इसी तरह से आप सारे सवाल अच्छी तरह से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।